स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा। सो प्लीज कंसिडर इट। वेद अब सब कुछ समझ चुके थे। उन्हें इस घर की सारी कहानी पता लग चुकी थी। उन्होंने अपनी आंखें खोली तो हॉल के बीच से निकलता धुआं और भी ज्यादा बढ़ चुका था, जैसे वो और गुस्से में आ चुकी है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इसके गुस्से की तो कोई सीमा ही नहीं होगी। इसे मुक्त कराना ही होगा। वे तभी मन में सोच ही रहे थे कि तभी उन्हें आवाज आई। मुझे मुक्त नहीं होना। जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा मैं किसी को मुक्त होने भी नहीं दूंगी। मैं यहीं रहूंगी और अगर कोई मेरे बदले के बीच आया तो उसे भी मार दूंगी। नीलम की आवाज में काफी आक्रोश झलक रहा था और नीलम की बात सुनकर वेद कहते हैं, नीलम, मैं जानता हूं जो तुम्हारे साथ हुआ वो बहुत बुरा हुआ, पर तुमने उन सबको मार दिया और इसमें तो बच्चों की कोई गलती भी नहीं थी। तुमने उन्हें भी मार दिया। देखो नीलम, अब बहुत हो गया। तुमने अपना बदला ले लिया है और तुम चिंता मत करो। रंजन को उसके कर्मों की सजा मिलेगी गरुड़ पुराण के हिसाब से। वे उसे समझाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इतनी देर में वो काला धुआं बड़े बड़े हाथों में बदल गया और वो सीधा वेद की ओर बढ़ने लगा, पर वो वेद को छू नहीं पा रहा था क्योंकि वो पहले से ही घेरे के अंदर थे, जिसके अंदर उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। नीलम, बस करो। वक्त आ गया है तुम्हारे मुक्त होने का। मैं तुम्हारी ही मदद करने आया हूं। वेद उन्हें समझा रहे थे, पर नीलम का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वेद समझ गए कि ऐसे शांत नहीं होगी। अब उन्हें जबरदस्ती ही इसे मुक्त कराना होगा, पर वक्त अब तक ज्यादा हो चुका था। सुबह होने को थी और वेद अब तक बाहर नहीं आए थे। राजीव और आरव बहुत चिंतित हो रहे थे। उनकी नजरें घर पर ही टिकी हुई थी कि घर का दरवाजा खुले और वेद बाहर आए। अब पंडित वेद से वो वेद के रूप में आ चुके थे। और घर से बाहर आते उन्हें देखकर राजीव और आरव वेद के पास आते और सवालों की बौछार कर देते। सर, क्या हुआ? आप ठीक है ना? और वो एंटिटी, उसका क्या हुआ? वेद उन्हें शांत कराते और 2 रिस्ट बैंड देते और कहते हैं, कल दिन में 2 मजदूरों को बुलवाना, उन्हें ये पहनने को दे देना और कहना हॉल को खोद डालें। नीचे कुआं है, उस पर लकड़ी लगी होगी, उसे नहीं तोड़ना, बस कुआं दिखना चाहिए। और हाँ, तुम दोनों नहीं जाओगे। मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। राजीव ने वो बैंड लिया और कहा, और सर, अगर उन मजदूरों ने इसे पहनने से मना कर दिया या कुछ कहा तो, और अगर उन्हें कुछ हो गया? ये सुनकर वेद राजीव की शंका को दूर करते हैं। कुछ भी नहीं होगा उन्हें। कह देना ये बैंड पहन के रखें और शाम होने से पहले अपना काम खत्म कर दें। हो सके तो थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दे देना। इसके बाद वेद ने उन्हें इस घर की सारी असलियत बताई और इसके साथ उन्हें यह भी पता चला कि इस हवेली को जिसने बेचा है और ठाकुर दीनानाथ के भाई का बेटा है। कोई वारिस बचा नहीं था, जिसकी वजह से हवेली उसे मिल गई, पर वो कभी यहां पर रहने नहीं आया। अब तक सारे पत्ते खुल चुके थे और अब बारी थी नीलम और बाकी आत्माओं को मुक्ति दिलाने की, जिसके लिए वेद पूरी तरह से तैयार थे। मजदूर आते हैं और फ्लोर को खोदने लग जाते हैं। एक एक फ्लोर टूट गया और उन दोनों ने उसके अंदर देखा एक कुआं जो लकड़ी से ढका हुआ था, जो आधी गल चुकी थी। उस कुएं से उन्हें किसी के रोने की आवाज आ रही थी। ये आवाज काफी दबी दबी थी। मजदूरों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उतनी देर में वो रोने की आवाजें दर्द भरी चीखों में बदल गई और वो आवाज डरावनी थी। वो दोनों मजदूर अपने फावड़े कुदार वहां पर छोड़कर भाग गए। वो दोनों काफी डरे हुए लग रहे थे
आरव और राजीव बाहर ही खड़े थे। उन दोनों को ऐसा डरा देख समझ गए कि जरूर अंदर कुछ न कुछ तो हुआ है। मजदूर ने उन दोनों को ये सब बताया, जिससे वो दोनों भी चिंतित हो गए। वही वेद सुबह से कहीं गए हुए थे। रात के 9 बज गए। आरव और राजीव होटल में वेद के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी राजीव के फोन पर एक टेक्स्ट आता है। ये टेक्स्ट वेद का था, जिसमें वो उन्हें होटल में ही रुकने को कह रहे थे। हालांकि आरव और राजीव दोनों उनकी काफी चिंता कर रहे थे और चाहते थे कि वो वेद के साथ रहें, पर वेद ने उन्हें मना कर दिया। रात के 10 बज गए। वो घर अपने आसपास एक अजीब सी मनहूसियत ले बैठा हुआ था। 4 से 5 लोगों के कदम उस घर की ओर बढ़ने लगे। उनमें से एक वेद थे, जो अपने साथ 4 पंडितों को लेकर आए थे और वो खुद भी पंडित की वेशभूषा में थे। घर के अंदर आते ही लाइट मीटर उड़ गया। सारी लाइट्स बंद हो गई। वेद ने एक पंडित को इशारा किया, जो मंत्रों का जप करते हुए घर में जगह जगह दिए जलाने लगा। दिए जो प्रतीक थे अंधेरे में उजाले का। घर में मंत्र गूंजने लगे और दिए के उजाले से घर का भारीपन हल्का होने लगा। वेद हॉल में पहुंचे, जहां उन्होंने उस कुएं को देखा और वहीं पास में पड़े एक कुदार और फावड़े को, जिससे वो समझ गए कि जरूर उन मजदूरों ने कुछ ऐसा अनुभव किया होगा जिससे वो डर कर यहाँ से भाग गए। खैर, उन्होंने कुएं को खोला नहीं। उनके साथ एक पंडित ने उस कुएं के आसपास कुछ मंत्रों का जप करते हुए राख से गोले बनाए। इस वक्त को दूसरे पंडित जो दिए जला रहे थे, वो दिए जलाकर आ चुके थे। वो चारों पंडित उस हॉल के एक एक कोने में बैठ गए। अपने चारों ओर गंगा जल छिड़क कर उन्होंने मंत्रों का जप शुरू किया। वेद अब पंडित वेद प्रकाश मिश्रा बन चुके थे। अपने गले में एक माला पहनते, कोई मंत्र बतबताते हुए उस कुएं की सड़ी लकड़ी को तोड़ना शुरू कर देते और कुएं को खोलने लग जाते। जैसे जैसे उस कुएं को खोल रहे थे, वैसे वैसे उसमें से किसी के चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी और घर के बाकी कमरों में से भी रोने की आवाज़ें आ रही थी। पूरे घर में हलचल मचने लगी। लोगों के यहाँ से वहाँ भागने की आवाज़ सुनाई देने लगी। घर के कुछ कुछ दिए बुझने लगे, हवाएं तेज चलने लगी और अंधेरा पहले से ज़्यादा घना होने लगा। वो आत्मा बाहर आने वाली थी। वेद को दिख रहा काला धुआं और भी ज़्यादा काला होने लगा। पंडित वेद प्रकाश मिश्रा ने कुएं को पूरा खोल दिया और अंदर की ओर झांका तो जो नज़ारा उन्होंने देखा, उससे एक बार को तो उनका भी जी घबरा गया। अंदर कुएं में पानी की जगह उन्हें बस लाल लाल खून दिखाई दे रहा था, जिसमें कुछ इंसानी अंग तैर रहे थे। और वहीं एक लड़की बैठी हुई थी, जिसकी आंखें बस वेद को देख रही थी। आंखों में गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो एक झपट्टे में वेद की ओर कूदती है, पर वेद ने मंत्रों का जप तेज कर दिया तो वो वापस से उसी कुएं में चली गई। वो वहीं से गुर्रा रही थी। वेद पीछे की ओर हुए और वो उस घेरे से बाहर निकले। अपने यज्ञ का सामान निकालकर यज्ञ करना शुरू कर दिया। इस वक्त तक पंडित अपने मंत्रों को पढ़ते जा रहे थे। पूरी तैयारी करने के बाद वेद ने उन पंडितों को इशारा किया। सब एकदम से चुप हो गए। कुएं से आती आवाजें तेज होने लगी और पूरे घर में भागने की आवाजें भी तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर हिल रहा हो। वेद ने यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित करी और यज्ञ शुरू हो गया। उनके साथ चारों पंडित भी सम्मिलित हुए। बहुत देर तक यज्ञ चलता रहा। आवाजें चारों तरफ गूंजती रही। कुएं के अंदर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। धीरे धीरे वो चीखें रोने की आवाज में बदल गई, जैसे सब धीरे धीरे शांत होने लगा। वेद ने पंडितों को फिर से इशारा किया। चारों पंडित उठे और उन्होंने पंडित वेद प्रकाश मिश्रा के आगे 6 दिए जलाए और फिर दूर जाकर खड़े हो गए। अब बस वेद के मंत्रों की आवाज घर में गूंज रही थी। एकदम से काला धुआं तेजी से बाहर निकला। अब पंडित देख पा रहे थे कि जो राख का घेरा उन्होंने बनाया था, उस पर कोई गोल गोल चक्कर काट रहा है। एकदम से हवा के तेज झोंके के साथ एक दिए की लो तेजी से हिलने लगी। सब कुछ शांत हुआ। धीरे धीरे ऐसे कर उन्होंने सारी आत्माओं को एक एक करके दिए में कैद कर दिया और सारी आत्माओं को कैद करते करते पूरा घर हल्का हो गया और सुबह के 4:30 हो गए। पंडित वेद प्रकाश मिश्रा मंत्र पढ़ रहे थे, घर का शुद्धिकरण कर रहे थे।
और वो पंडित पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर रहे थे। ये सब होते ही सबने शंख बजाया और घर को सभी नकारात्मक शक्तियों से दूर कर दिया। सुबह होते ही सारे पंडित वहां से चले गए और पंडित वेद प्रकाश मिश्रा वापस से वेद के रूप में आ गए। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट वेद, राजीव और आरव सुबह होते ही सीधा वेद के पास आए, जहां उन्होंने देखा कि वेद घर के बाहर खड़े हैं, बैकपैक टांगे, हाथों में छोटी सी पेटी लिए। इस पेटी में क्या था ये उन्हें पता नहीं था और कभी पता चल भी नहीं सकता था, क्योंकि जिस भी घर वेद जाते थे आत्माओं को भगाने के बाद उनके हाथ में ये पेटी जरूर होती थी, पर उन्हें नहीं पता था कि क्या होता है इसके अंदर। खैर, वो घर मुक्त हो चुका था। वेद वहां से चले गए अयोध्या के लिए और आरव और राजीव ने बाकी का काम किया। अयोध्या पहुंचते पहुंचते उन्हें शाम हो गई। अपनी वेशभूषा में वो वापिस से सरयू तट के किनारे पहुंचे। 6 पत्तल के दोने खरीदे, उसमें फूल डालकर अपनी पेटी को खोला, जिसमें 6 दिए थे। एक एक दिए को एक एक दोने में रखा और फिर ओम शांति का जप करते हुए सरयू की गोद में डाल दिया। उन्होंने अपने हाथ जोड़े और वापस से अपने मंदिर की ओर जाने लगे। शाम की आरती का समय हो रहा था। उन्होंने आरती गाई, प्रसाद बांटा और रात को सरयू तट के किनारे बैठ गए और जाते हुए दियों को देखने लगे। उनके मन को काफी शांति मिल रही थी। ये वो दिए नहीं थे जो उन्होंने डाले थे, ये दिए बाकी लोगों के थे जो वहां तट पर आते थे। खैर, सब कुछ एक पल के लिए शांत हो गया, पर शांति ज्यादा देर टिकी नहीं। कांस्टेबल पाठक गांव के और परिवार के सभी लोगों को साइड कर रहा था और सबसे कह रहा था, साइड हो जाइए, कोई भी लाश को नहीं छुएगा। पाठक, आखिर ये कैसे हो सकता है? मतलब ये लाश इस पीपल के पेड़ पर लटकाई किसने होगी और कोई इसे क्यों मारेगा? तभी इंस्पेक्टर दुबे पीपल पर लटक रही विक्रम की लाश को देख रहे थे। विक्रम राम सहाय दुबे का बड़ा बेटा, जो ललितपुर में रहते थे। राम सहाय एक जमाने में अपने गांव के हेडमास्टर थे और 4 साल पहले ही अपने परिवार, जिसमें उनकी पत्नी सरिता, बड़ा बेटा विक्रम और 17 साल की बेटी आस्था के साथ ललितपुर शिफ्ट हो गए थे। विक्रम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और नोएडा में ही काम करता था। पैसे जोड़कर उसने अपने मम्मी पापा के लिए एक ललितपुर में घर खरीदा था। घर काफी सस्ते दाम में मिल रहा था और जगह भी अच्छी थी। खैर, उन्हें वहां पर रहते हुए 4 साल हो चुके थे, पर वहां कभी कुछ अजीब नहीं हुआ था। यह जरूर था कि गांव के सभी लोगों से थोड़ा अलग बर्ताव करते थे। विक्रम ज्यादातर नोएडा में ही रहता था और छुट्टियों में ही घर आता था, और हमेशा की तरह इस बार भी जब घर आया और 3 दिन बीते तो कुछ अजीब सा होने लगा। और आज की रात सुबह जब उसकी मां आंगन में पानी भर रही थी, तब उसने देखा कि विक्रम की लाश पीपल के पेड़ के तने से लटक रही है। ये कैसे, कब और क्यों, कोई समझ नहीं पा रहा था। घर के सदस्यों से जब भी पुलिस वाले पूछताछ करने को कोई सवाल करते तो बस एक ही बात करते, विक्रम के ऊपर कोई ऊपरी साया था। और घर में भी कुछ ऐसा हो रहा था, क्योंकि पिछले 3 रातों से उन्हें बार बार किसी के नलका चलाने की आवाज आती और पानी छिड़कने की, कुछ बदबदाने की, कुछ अजीब सुनाई देती। पर कानून इन सब बातों में नहीं बांधता था। अपनी पुष्टि के लिए राम सहाय जी ने पंडितों को बुलाया। पंडित आए, उन्होंने यज्ञ करना शुरू किया, पर जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ते, उनके पीछे पीछे एक और आवाज भी उनके साथ साथ मंत्रों का जप करती, वो भी उन पंडितों से अच्छा और शुद्ध। अगर उनमें से कोई भी पंडित हल्का सा मंत्र पढ़ने में गलती कर देता तो उसके गाल पर खींचकर एक तमाचा पड़ता, पर ये तमाचा कौन मारता, किसी को दिखाई न देता। इसी से वो सारे बेहद डर गए और पंडित भाग गए। अब रोज की बात हो गई थी। अगर उनके घर में अच्छे से पूजा पाठ ना होता तो घर के सभी सदस्यों को डरावने सपने आते। विक्रम के जाने का अपार दुख और ऊपर से यह डर, वो काफी तनाव में आ चुके थे। इसी बीच आस्था ने ऑनलाइन कहीं पैरानॉर्मल एक्सपर्ट वेदा के बारे में पढ़ा और बिना इंतजार के उन्हें
बुला लिया। राम सहाय जी सुबह सुबह अपना नलका चला रहे थे, पानी बाल्टी में भर रहे थे कि तभी एक काले रंग की स्कॉर्पियो उनके घर के सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला। नीले रंग की जीन्स, ऊपर ब्लैक हुडी और नीचे गमबूट पहने एक इंसान उस कार से बाहर निकलता है। उसके साथ 2 और लोग निकले। सर, लगता है यही लोकेशन है, राजीव ने वेद से कहा। वेद आसपास देखते हैं और हाँ में सिर हिलाते हैं। राम सहाय जी वहीं खड़े बस सोच रहे थे कि ये सब कौन है और यहां पर क्या करना है। उतनी देर में वेद ने राम सहाय जी से पूछा, आस्था जी का घर यही है ना? ये सुनकर राम सहाय जी चौंके और बोले, जी हाँ, मैं उसका पिता हूं। कहिए, कहाँ काम है उससे? इतना सुनने भर की देर थी कि राजीव और आरव गाड़ी की डिक्की खोलते और उसमें से एक एक सामान निकालने लग जाते हैं। उन्हें सामान निकाल कर रखते हुए देख राम सहाय जी आगे आते और बोलते हैं, अरे भाई, आप हो कौन और मेरी बेटी को कैसे जानते हो? आस्था, आस्था, देखो कि कौन आए हैं। राम सहाय जी सहम से गए थे। आस्था घर से बाहर आती है और पूछती है, क्या हुआ बाबूजी? उसके पूछने के बाद जैसे ही वेद की ओर उसने देखा, उनकी ओर भागते हुए गई और बोली, थैंक यू सर आने के लिए, मैं आपका ही वेट कर रही थी। प्लीज सर, हमारी मदद करिए और जिसने भी मेरे भाई की जान ली उसे छोड़िएगा नहीं। आस्था रुआसी हो गई। अरे भाई, कोई मुझे बताएगा यहाँ पर हो क्या रहा है और कौन है ये? राम सहाय जी के सबर का बांध टूट गया, जिस पर आस्था उन्हें बगल में लेकर जाती है और कहती है, बाबूजी, ये पैरानॉर्मल एक्सपर्ट वेद हैं। इन्होंने बहुत ऐसे केसेस को सॉल्व किया है। ये भूत प्रेत को चुटकियों में भगा देते हैं और ये हमारी मदद कर पाएंगे। आस्था उन्हें समझा रही थी, पर राम सहाय जी कुछ भी समझने को तैयार नहीं हो रहे थे और समझते भी कैसे। उनका इन टेक्नोलॉजी और इन सब चीजों में कोई विश्वास नहीं था। जब पंडित भाग गए तो ये क्या कर पाएगा? पर वेद को खुद पर भरोसा था कि वह सब कुछ ठीक कर देंगे, पर कैसे, जानेंगे हम अगले एपिसोड में। आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज इसे शेयर करें और टिप पॉडकास्ट को रेटिंग जरूर दें। अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है, 5 स्टार की रेटिंग दें और अपने फीडबैक हमारे साथ शेयर जरूर करें। हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर IDI कहानीकार लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं VK रावत फिर मिलूंगा आपको अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और सुनते रहें पैरानॉर्मल एक्सपर्ट वेद, ओनली ऑन हॉरर टेप।